नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओल्ड पेंशन स्कीम आपको मिलने वाली है। सरकार ने इसके लिए फैसला ले लिया है। कैबिनेट डिसीजन हो चुका है और जल्दी ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, धरने प्रदर्शन किए और सरकार को आखिरकार आपकी मांग को मानना ही पड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आप एनपीएस से ओपीएस में आने वाले हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी मन में आ रहे हैं, बहुत सारी शंकाएं भी मन में हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं शंकाओं के बारे में बात करेंगे। पहली शंका है कि एनपीएस इन्वेस्टमेंट जो आपकी है उसका क्या होगा जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको लाया जाएगा। तो जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका रहा है उसका क्या होगा और किस तरह से आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाना चाहिए या लाया जाएगा, इस प्रकार के कौन से नियम बनाए जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जब एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका होता था, इन्वेस्टमेंट होता था, तो उसमें एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था, एम्प्लॉय शेयर होता था और दूसरा गवर्नमेंट शेयर होता था, या अभी भी ये जो व्यवस्था है चल रही है जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम आपको नहीं मिल जाती। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, और वैसे ही गवर्नमेंट शेयर जो था पहले वो 10% ही था बेसिक पे और डीए का, अर्थात एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट शेयर दोनों ही इक्वल थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का शेयर है उसे 10% से बढ़ा करके 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीए कर दिया था, ये आप जानते हैं। अब इस शेयर का या जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यह कैसे आपको दिया जाएगा या इसके ऊपर क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कर्मचारी का, एक एम्प्लॉय का। मान लीजिए कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, वो 4,80,000 रुपये का हो चुका है। अलग अलग एम्प्लॉय का लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। मान लीजिए कि उसका जो गवर्नमेंट शेयर है वो 5,20,000 है, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर 14% हो गया था, पहले 10% था। पहले तो ये इक्वली चलता था और ये भी डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, उसके अनुसार ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए की राशि आज तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, जिसमें से 4,80,000 रुपये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुआ है और जबकि 5,20,000 गवर्नमेंट शेयर उसमें डिपॉजिट हुआ है। और इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो 48% यह एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का बनता है और गवर्नमेंट शेयर 52% बनता है। इस प्रकार से 10 लाख रुपए 100% अमाउंट हो जाता है। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर आप इसकी देखते हैं एग्जांपल के लिए, ये तो डिपॉजिट हुआ, लेकिन जो उसका एनएवी बना, जो उसके यूनिट्स आपको एलोकेट हुए थे, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी फंड वैल्यू प्रेजेंट में है, मान लीजिए कि वो 16 लाख रुपए है और उसका जो CAGR है, जो कंपाउंड एनुअली जो ग्रोथ रेट है, वो 8% का आज तक का रहा है। अब इस एग्जाम्पल से ही हम आगे बढ़ेंगे और ये जो फिगर है इसके द्वारा ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ये सभी कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। अब 8% के CAGR से ये अमाउंट बढ़कर के 16 लाख हो गया है। अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन कि PFRDA या NSDL, जहां पर आपका ये पैसा जमा हुआ है, वह इस बात के लिए राज़ी हो जाता है, मान जाता है कि आज ही आपका पूरा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होगा कि पैसा किसे दें, सरकार को दें या कर्मचारी को दें। तो क्योंकि सरकार के साथ MOU साइन हुआ है लेकिन कर्मचारी के अकाउंट में है, मुझे लगता है कि यह पैसा कर्मचारी को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारी के अकाउंट में जमा हुआ है। परंतु फैसला NSDL का होगा, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। अब सरकार के खाते में कितना पैसा जमा होगा, अगर आज ही पैसा दे दिया जाता है तो 16 लाख रुपए का 52%, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू
में जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का 52% कर रहा है, जो बन रहा है 8,32,000 रुपये। और इसी तरह से कर्मचारी के खाते में जो पैसा आना चाहिए या उसको मिलना चाहिए वो 48% मिलना चाहिए प्रेजेंट फंड वैल्यू का, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन भी 48% का ही टोटल अमाउंट में रहा है, जो बनता है अप्रॉक्सीमेट 7,68,000 रुपये। अगर सरकार, अगर NSDL आज ही इस पूरे पैसे को वापस देना चाहता है तो इस प्रकार से आपको ये पैसा मिल जाएगा, और कर्मचारी के या तो GPF अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या आपको ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और बाकी का पैसा जो गवर्नमेंट का शेयर है वो गवर्नमेंट को वापस कर दिया जाएगा। ये तो पहली कंडीशन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो, जिसकी संभावना मुझे बहुत ही कम लगती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि NSDL अभी पैसा वापस करने से मना कर दे कि नहीं, हमारा तो MOU साइन हुआ है, हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, हमने वो पैसा सारा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अभी हम आपको पैसा वापस नहीं कर सकते हैं, और जो नियम हमने तय किए थे उन नियमों के अनुसार ही आपको पैसा वापस किया जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका गवर्नमेंट शेयर आपके डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, आपका CPF जो कटता है वो भी कटना बंद हो जाएगा, लेकिन आपका जो NPS कटता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन आपको OPS में डाल दिया जाएगा, आपको GPF नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, और आपका GPF जितना भी आप कटवाना चाहें वैसे आप कटवा सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपका वहाँ पर है, जो 10 लाख आपका डिपॉजिट हुआ है और जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 16 लाख है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए पैसा NSDL के पास ही जमा रहेगा, और जो रिटायरमेंट जब आपकी होगी, चाहे 10 साल के बाद हुई चाहे 15 साल के बाद हुई, उस समय आपको ये पैसा जो नियम थे नियमानुसार दे दिया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था कि 16 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है और उसका जो CAGR है वो 8% कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट 15 साल के बाद होना है। अब क्या होगा? 15 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू का अगर हम देखें एग्जाम्पल, जिस रेट से ये ग्रोथ हुआ है, हम मान लेते हैं कि इसी रेट से, इसी CAGR से आगे भी बढ़ेगा। हालांकि ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर हम उदाहरण के लिए 8% का ही CAGR ले रहे हैं। तब क्या हो जाएगा? 15 साल के बाद इसकी टोटल वैल्यू इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 50,75,500 के लगभग हो जाएगी। अब उस समय क्या होगा? वही बात, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 52%। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, तो गवर्नमेंट का जो शेयर बन जाएगा 52% के हिसाब से, वो बन जाएगा 26,39,260 रुपये, और एम्प्लॉई का शेयर उसमें 48% था, तो उस एम्प्लॉई को कितना मिलना चाहिए? 24,36,240 रुपये। तो इस प्रकार से ये इनका उस समय का वैल्यू रहेगा, उनका शेयर रहेगा। अब नियम क्या है? नियम ये है कि 15 साल के बाद जो टोटल वैल्यू 50,75,500 रुपये बन रही है, उसमें कर्मचारी कितना पैसा निकाल सकता है? 60%, और 40% का उसको एन्युटी प्लान लेना है, ये नियम है। अब 60% पैसा कितना बन रहा है? 50,75,500 का, ये बन रहा है 30,45,300 रुपये। अब आगे क्या हो सकता है? अभी हमने पीछे इसकी वैल्यू निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का शेयर 52%, जो कि 26,39,260 रुपये बनना चाहिए। तो ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। ये पैसा सरकार को वापस करना है 26,39,260 रुपये। अब ये कैसे वापस होगा? अब कर्मचारी की क्या स्थिति है? कर्मचारी की स्थिति है कि उसको पैसा मिला 30,45,300, जो कि 50 लाख के आसपास आपका पूरा फंड वैल्यू बन रही है, उसका 60% है, और सरकार को वापस करना है 26,39,260 रुपये। तो वो उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस कर्मचारी को पेंशन लगेगी। जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी आपके साथ, जो भी एफिडेविट वगैरह गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी नोटिफिकेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसा उस समय वापस करना है, अगर वो स्थिति बनती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो 30,45,300 आपको मिलता है, लेकिन 26,39,260 रुपये, जो कि 60% है 50 लाख समथिंग का, वो आपको गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ेगा, ट्रेजरी में जमा करना पड़ेगा, और आपके पास पैसा बच जाता है लगभग 4,06,000 रुपये के आसपास का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कर्मचारियों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो 60% है ये अमाउंट ज़्यादा बन जाए। जैसे कि किसी कर्मचारी को हो सकता है कि 60% जो पैसा मिलेगा वो मिलने वाले पैसे से ज़्यादा हो जाए। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए
कुछ पैसा कर्मचारी ने पहले ही निकाल लिया है, जैसे कि बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई या कुछ और मकान बना लिया, उस समय ज़रूरत पड़ी और वो पैसा उनको निकालना पड़ा, तो क्या होगा? तब भी वही होगा, आपने जो पैसा निकाल लिया है वो आपने नियमानुसार निकाल लिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेयर बनता है, जो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से जो परसेंटेज है, वो पैसा आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। इसमें एक सहूलियत आपको हो सकती है कि जो आपको उस समय ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा या अन्य आपके जो भत्ते होंगे, अन्य जो आपके लीव इनकैशमेंट होगा या फिर आपका जीपीएफ होगा, वहाँ से जो आपको पैसा मिलेगा, वहाँ से भी उस पैसे को लेकर के आप पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट के खाते में, ट्रेजरी में जमा करेंगे। उसके बाद ही आपको नो ड्यूज़ मिलेगा, उसके बाद ही आपकी पेंशन शुरू की जाएगी। इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। जो आपका पैसा है उसके साथ इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। दूसरा, जो ओपीएस है, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से मन बनाया है कि जो ओपीएस में जो रूल था 50% ऑफ बेसिक पे, वो आपको भी मिलना है, वही नियम आपके ऊपर भी लागू होंगे। उसमें अगर किसी ने वीआरएस लेनी है तो मिनिमम सर्विस 20 साल की है। अगर नेचुरल जो सुपर एनुएशन है वो आप उसको अचीव करते हैं तो 10 साल के बाद भी आप पूरी पेंशन लेने के हकदार बन जाते हैं। पहले ये व्यवस्था 32 वर्ष की कम से कम सर्विस के ऊपर दी जाती थी और उसके ऊपर फार्मूला लगाया जाता था, लेकिन अब ये फार्मूला 20 वर्ष अथवा 10 वर्ष की सर्विस के बाद लगाया जाएगा। और जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 10 साल की सर्विस से पहले ही हो जाएगी तो उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो संभावना है कि सरकार एक ऐसा उसमें प्रावधान रखे कि आप वह कर्मचारी, ऐसा कर्मचारी एनपीएस को भी उसमें ऑप्ट कर सकता है और एनपीएस का फ़ायदा भी ले सकता है, क्योंकि एनपीएस में उसको 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, तो उसको एनपीएस में ही लाभ रहेगा जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस 10 ईयर्स से कम है। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा कैलकुलेशन कि किस प्रकार से आपको आपके पैसे की स्थिति बन सकती है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।